क्या आपको पता है कि 1947 में 1 लीटर दूध की कीमत थी 12 पैसा और आज दूध मिलता है 50 रुपए लीटर। तब 1 लीटर पेट्रोल 27 पैसे में मिल जाता था। आज पेट्रोल की कीमत है 95 रुपए लीटर। 90 रुपए में तो 1947 में 10 ग्राम सोना मिल जाता था, लेकिन आज 10 ग्राम सोने की कीमत है करीब 76,000 रुपए। अगर किसी ने 1947 में अपने 1 महीने की सैलरी को एक बक्से में बंद करके जमीन में गाड़ दिया होता तो आज उस पैसे से आप बस 1 लीटर दूध ही ले पाते। इस हिसाब से तो आज से 75 साल बाद सन 2100 में दूध 15,000 रुपए लीटर मिलेगा। इस सब के पीछे का कारण है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। महंगाई आपके पैसे को खा जाती है और उसकी वैल्यू को कम कर देती है। आखिर महंगाई बढ़ती ही क्यों है? क्या इसे सरकार बढ़ाती है? अगर नहीं तो सरकार महंगाई को कैसे रोकती है? इन्फ्लेशन के बढ़ने से रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई का बढ़ना अच्छा है या बुरा? आज के इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, वो भी बहुत आसान शब्दों में, क्योंकि हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य भारत के हर इंसान को फाइनेंशियल एजुकेट करना है। आसान शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों की कीमतों का बढ़ना और पैसे की वैल्यू का कम हो जाना। जैसे सन 2007 में आपको 500 रुपए से 6 मजदूर मिल जाते और आज 500 रुपए में आपको 1 मजदूर मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके 500 रुपए की वैल्यू घट गई। ये वैल्यू कम हुई महंगाई की वजह से। अब सवाल यह है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? मान लो आप न्यू ईयर में गोवा घूमने गए। जब आप गोवा पहुंचे तो आपने देखा कि न्यू ईयर की वजह से वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, जिस वजह से गोवा के सारे होटल फुल हैं। बड़ी मुश्किल से आपको एक डोरमेट्री मिली। आप सोच के गए थे कि डोरमेट्री आपको 1000 या 2000 की मिल जाएगी, लेकिन ये भी पहले से भरी हुई थी और जो भी बेड बचे हुए थे वो भी आपको अब 10,000 रुपए के मिल रहे थे। अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है तो सीधी सी बात है उसके रेट बढ़ जाएंगे। गोवा में ज्यादा टूरिस्ट आने की वजह से रूम की डिमांड बढ़ गई, लेकिन होटल रूम लिमिटेड होने के कारण होटल के साथ ही डोरमेट्री के भी रेट बढ़ गए। डिमांड की वजह से जो महंगाई बढ़ती है उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिप आपने बनाया लद्दाख का। वहां भी आपके जैसे बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। ठंड की वजह से सभी को कॉफी पीनी है, लेकिन कॉफी के लिए इतना दूध आएगा कहां से? इस डिमांड को पूरा करने के लिए दूध बाहर से मंगाया जाएगा। बाहर से दूध आने से इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगा, जिससे दुकान वाले को दूध महंगा मिला, जिसकी वजह से कॉफी की लागत बढ़ गई। और जब कॉफी की लागत बढ़ी तो सीधी सी बात है आपको 100 रुपए की कॉफी 200 रुपए में मिलेगी। जब चीजों को बनाने में लागत बढ़ती है तो वो महंगी हो जाती है। इसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके उलट अगर लोग पैसा खर्च ही ना करें तो क्या तब भी महंगाई बढ़ेगी? सन 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो ज्यादातर लोगों का रोजगार ठप हो गया। रोजगार न होने की वजह से लोगों के पास पैसा ही नहीं था। जब जेब में पैसा ही नहीं है तो लोग सामान कैसे खरीदेंगे? ऐसे में कई देशों ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए पैसा छापा। ये जो ज्यादा पैसा इकोनॉमी में आया, इसकी वजह से आम आदमी ने ज्यादा दाम पर भी सामान खरीदा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी। कोरोना के समय लोगों की नौकरियां छिन गई तो वो गाड़ी या महंगा सामान कहां से लेंगे? ऐसे में आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंक को लोन देती है। अब बैंक को लोन सस्ते में मिल रहा है तो उसने भी आम आदमी के लिए लोन सस्ता कर दिया। अब लोन सस्ता होने से जो 1 साल बाद गाड़ी लेने का प्लान बना रहा था उसने भी गाड़ी खरीद ली। ऐसे ही किसी ने आईफोन खरीदा, किसी ने घर खरीदा, क्योंकि बाद में लोन फिर से महंगा हो सकता है। सरकार के एक डिसीजन से महंगाई बढ़ गई। सन 2006 में 6 पे कमीशन ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी एकदम से बढ़ा दी। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ी। सैलरी बढ़ने से लोग अब ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो वो टैक्स हमसे ही लिया जाता है, जिससे प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं। इस वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर सरकार सब्सिडी कम कर दे तो आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा। इस वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है। सरकार की नीतियों की वजह से जब महंगाई बढ़ती है तो इसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो क्या सरकार महंगाई को बढ़ा रही है? इसका जवाब है नहीं। सरकार बस देश की इकोनॉमी में बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। जब देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सरकार के पास 2 तरीके हैं जिससे वो महंगाई को कम कर सकती है। पहला तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा सरकार महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ा देती है। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को उधार देता है उसे तो रेपो रेट कहते हैं, लेकिन आरबीआई बैंकों से उधार लेता भी है। बैंक के लिए ये एक एफडी है जिसे आरबीआई से लिया गया है। जिस रेट पर आरबीआई बैंक से उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट बढ़ने से बैंक को उधार महंगे में मिल रहा है तो वो आम आदमी को भी लोन महंगे में देगा। लोन महंगा होने से लोग लोन लेने से बचेंगे और उतना ही पैसा खर्च करेंगे जितना पैसा उनकी जेब में है, जिससे सामान की डिमांड कम हो जाएगी। आईफोन की डिमांड कम होगी तो सीधी सी बात है एप्पल आईफोन के रेट को कम कर देगा, जिससे महंगाई घटेगी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से बैंक अपना पैसा किसी और को देने से अच्छा आरबीआई को उधार पर देना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि लोग तो लोन लेने आ नहीं रहे, जिससे मार्केट में पैसे की सप्लाई कम होगी और महंगाई कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है फिस्कल पॉलिसी।
पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के द्वारा सरकार महंगाई को कम करने के लिए सरकारी धन को खर्च करना कम कर देती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कम पैसा आता है। और इसके साथ ही सरकार टैक्स को बढ़ाकर भी इन्फ्लेशन कम कर सकती है। लोग ज्यादा टैक्स भरेंगे तो ज्यादा पैसा सरकार के पास आएगा। ज्यादा टैक्स की वजह से प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, इससे लोग कम खरीदारी करते हैं, जिससे मांग घटती है और मांग घटने से इन्फ्लेशन कम हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो ये बुरा है, क्योंकि इससे लोगों की खरीदने की क्षमता घट जाती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम है और कंट्रोल है तो ये अच्छा है, इससे आर्थिक विकास होता है। मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं, अगर चीजों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ेंगी तो आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और आप लोगों को नौकरी पर रख पाएंगे। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और महंगाई न बढ़े तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, और अगर महंगाई बढ़ने की जगह घटने लगे तो लोग पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, बैंक में ही रहने देंगे, जिससे मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं और प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो बिजनेस लॉस में जाएंगे, और बिजनेस लॉस में जाएंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि महंगाई का बढ़ना अच्छा है, बस ये लिमिट में रहे। यूएस जैसी डेवलप कंट्री के लिए ये लिमिट 2% के आसपास है, लेकिन इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया के लिए ये 4% के आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन के बारे में जानकर हमें क्या करना, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में है आपका पैसा। अगर आप अपने पैसे के ऊपर इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न नहीं कमाते तो आपका पैसा बैंक में रखे रखे कम होता जा रहा है। 1 लाख रुपए को आपने सेविंग अकाउंट में 1 साल के लिए रखा तो ये 1 लाख रुपए 1 साल बाद 1,04,000 रुपए हो गए होंगे, क्योंकि सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% का इंटरेस्ट मिलता है। आप खुश हो रहे हो कि आपने 4,000 रुपए कमा लिए, लेकिन 6% तो इन्फ्लेशन ही है। 1 साल पहले 1 लाख में आपको जो बाइक मिल रही थी वो अब आपको 1,06,000 की मिलेगी। मतलब अब बाइक लेने के लिए 2,000 रुपए आपको अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। आपको 4,000 रुपए का फायदा ना होके 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। अगर आप इन्फ्लेशन को समझते हैं तो आप अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे की वैल्यू कैसे घट रही है और इसे कैसे बढ़ाना है, इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि सरकार खूब सारा पैसा छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।